Good morning everyone. Myself is Swati Mahavar. I am from TS in the school. I teach SST subject. Today I came here to teach chapter number 1 in geography. The name of the chapter is resources and development. In the last class we discussed the topic development of resources. We complete the left part. Now come to the right side and page number 3. Development of resources, right side. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. रिसोर्सेज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर सेक्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा लाइफ का क्वालिटी अच्छा होता है एंड ग्लोबल लेवल पे पीस मेंटेन किया जा सकता है. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर रिसोर्सेज को कुछ ही लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा तो हमारा फ्यूचर खतरे के अंदर आ जाएगा. वी आर इन डेंजर इन द फ्यूचर. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence in all the forms of the life. Sustainable existence is a component of sustainable development. अगर हमें आने वाले टाइम में एक्सिस्टेंस रहना है, सर्वाइव करना है, रिसोर्सेज के साथ में रहना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे हमारी सस्टेनेबल लाइफ चाहिए तो. नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. Environment को डैमेज किए बिना रिसोर्सेज को डेवलप करना क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. We don't harm the environment and we conserve or we develop the resources. And development in the present should not compromise with the needs of the future generation. आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है, उसकी वजह से उसका अफेक्ट डायरेक्टली फ्यूचर जनरेशन पर नहीं पड़ना चाहिए. ऐसा ना हो कि आज हमारे डेवलपमेंट की वजह से आने वाली जनरेशन डेंजर के अंदर चली जाए या आने वाली जनरेशन सफ़र करे. नेक्स्ट इज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील के अंदर है, वहाँ पर 1992 के अंदर एक समिट रखा गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल अर्थ समिट, जिसके अंदर 100 स्टेट्स के हेड, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आए थे. The summit was convened for addressing urgent problem of economic production and socio-economic development at the global level. इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या टॉपिक रखा गया था कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और किस तरीके से हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई थी. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. वहाँ पर जो लीडर्स आए थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके सामने क्या ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर क्या चेंज आया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई थी. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. अब वहाँ पर जितने भी हेड प्रेजेंट थे उन्होंने वहाँ पर जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स रखे गए थे, जो वहाँ पर रूल्स बनाए गए थे, वो सब उन्होंने एक्सेप्ट किए थे. और वहाँ पर एजेंडा रखा गया था, एजेंडा 21 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द 21st सेंचुरी. इस एजेंडा 21 को सबने एडमिट किया था. व्हाट इज़ एजेंडा 21? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992. ये एक तरह का डिक्लेरेशन था, मोमेंटा था, जिसको 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED ने वहाँ पर साइन किया था. विच टुक प्लेस एट, जो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उनका मेन मोटिव क्या था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है एट द ग्लोबल लेवल.
इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, ये एक एजेंडा था जिसके अंदर एनवायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual heads and shared responsibility. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. अब वहाँ पर क्या था, जो कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे डिजीज़ हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, कॉमन सभी लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट था, सभी कंट्रीज़ के लिए जो अच्छा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जा रही थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि सभी कंट्रीज़ को उसका प्रॉफिट हो सके, सभी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी रखा कि एजेंडा 21 के अंदर जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल पे अपना एजेंडा 21 बनाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स उनके कंट्रीज़ के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, किसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉजेज़ एंड व्हाट इज़ द प्रिकॉशन फॉर दैट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग यानी कि प्लानिंग बनाना, तरीके से अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करना। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग का मतलब कि सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना। इट हैज़ इम्पोर्टेंस, कम टू पेज नंबर 4। It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. अब ये जो प्लानिंग थी वो कंट्रीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट थी, स्पेशली इंडिया के लिए, जहाँ पर डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो डाइवर्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। There are resources which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. कुछ एरियाज़ यहाँ पर, कुछ रीजन्स, कुछ एरियाज़ यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और कुछ रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, यानी कुछ रिसोर्सेज बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल हैं। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources. कुछ एरियाज़, कुछ रीजन्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, यानी कुछ रिसोर्स बहुत अच्छा अमाउंट में यहाँ अवेलेबल है जिसमें वो सेल्फ सफिशिएंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर शॉर्टेज है जिसकी वजह से उनको दूसरे स्टेट से उन रिसोर्सेज को मंगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। अगर हम प्लेटो एरिया की बात करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये प्लेटो एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेटो एरियाज में ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कोल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं क्योंकि घाटी वाला एरिया है ये। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी एंडोड विद सोलर, विंड बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी की अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, बट वी हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। लेकिन जो प्रॉब्लम है राजस्थान में वो किसका है? वाटर रिसोर्स का। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब जो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख एक ऐसा डेजर्ट है जो सभी एरिया से, कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट से बिल्कुल अलग है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज तो यहाँ पर है, बट डेफिशिएंसी इन वाटर, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही यहाँ पर मिनरल्स हैं। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग इन द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब जो प्लानिंग हमें करनी है वो नेशनल लेवल पे भी करनी है, स्टेट लेवल पर भी करनी है, रीजनल और लोकल सभी लेवल के ऊपर ये प्लानिंग हमको करनी है। नेक्स्ट इज
Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. अब जो प्लानिंग करते हैं वो कुछ स्टेजेस के अंदर होती है. नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, कि आप आइडेंटिफाई करो, इन्वेंशंस करो कि किस रीजन के अंदर कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. अब आइडेंटिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? सर्वे किया जाए, मैप बनाए जाएं, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. जो रिसोर्स वहाँ पर मिला है उसकी क्वालिटी नापी जाए, किस क्वालिटी में वो अवेलेबल है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली निकाला जाता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर वो हमें रिसोर्स यहाँ से मिल जाएगा, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और उसका पूरा मेजरमेंट किया जाए. नेक्स्ट स्टेज इज evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. अब हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, वहाँ पर स्किल्स लगाने हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है ताकि हम उन रिसोर्सेज को यूजेबल गुड्स के अंदर चेंज कर सकें. थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब जो भी प्लानिंग की जानी चाहिए वो इस बिहाफ पे होनी चाहिए कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी वहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि जो भी हम प्लानिंग करेंगे उससे हमारे नेशन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए. इट हैज़ मेड कंसर्न efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. इंडिपेंडेंस के बाद में 1951 से जब फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था, वहाँ से ही ये एफर्ट रखे गए कि हम कैसे हमारे रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू प्लानिंग यूज़ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ आ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि रिसोर्सेज होने चाहिए. बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज ही इनफ है, रिसोर्सेज के साथ में हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड. देयर आर मैनी रीजन्स इन अ कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज. बहुत से रीज़न हैं जो रिसोर्सेज में रिच है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. लेकिन आज भी वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? बैकवर्ड रीजन, यानी कि अबंडेंट अमाउंट में रिसोर्सेज होने के बाद भी वो रीजन आज भी बैकवर्ड है. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. लेकिन कुछ रीजन्स, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर रिसोर्सेज तो डेफिशिट है, कम है, लेकिन डेफिशिट होने के बाद भी वो एरिया बहुत अच्छा डेवलप है. Next, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, जो फॉरेनर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो किस लिए आए थे? फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए, और उनका जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट था वो था हमारे इंडिया के रिसोर्सेज. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि हमारे यहाँ के जो अबंडेंट रिसोर्सेज हैं उनको वो यूज़ करके फिनिश गुड बनाएं अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके, बिकॉज दे आर रिच इन टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके इंडिया के रॉ मटेरियल्स यूज़ करके बहुत अच्छा मनी अर्न करना चाहते थे. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. रिसोर्सेज तभी डेवलप हो सकते हैं जब आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कोलोनाइजेशन. अलग अलग कोलोनाइजेशन के लेवल के अंदर इंडिया ने ये सारी चीज़ें फेस की थी. वी नो व्हाट इज़ हैपेंड इन द पास्ट. देयरफॉर इन
development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the pupil. सिर्फ डेवलपमेंट रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए बल्कि रिसोर्सेज के साथ में पूरे कंट्रीज़ का होना चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ में ज़रूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स का इतना अच्छा क्वालिटी हो कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस रिसोर्स को अच्छा डेवलप कर सके एंड और जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमें आइडिया है कि लास्ट ईयर्स के अंदर हमने क्या प्रॉब्लम फेस किए थे, तो हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिमूव करेंगे.